शमा अपनी बेटी के साथ हमारे घर काम करती थी। एक दिन मैंने इसकी बेटी के साथ जबरदस्ती की तो वो हामला हो गई। जब इसने मेरा बताया तो मेरी माँ ने इन्हें बदचलन कहकर घर से निकाल दिया और शमा लोगों के ताने सुनकर मर गई और इसकी बेटी पागल हो गई। मैं कनाडा चला गया और वहां शादी कर ली। 20 साल गुजर गए तो मेरी बेटी को यूनिवर्सिटी में एक लड़का पसंद आ गया। मैं बेटी का रिश्ता मांगने इस लड़के के घर गया तो इसकी माँ को देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि इसकी माँ तो मेरे कदम वहीं जम गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल धड़कना ही भूल चुका है। मुझे लगा मैं एक भी कदम उठाने से कासिर हूं। जी चाहा कि अभी जमीन फटे और मैं इसमें धंसता चला जाऊं। मैंने जो नजरें उठाकर इसे देखा तो बड़ी हकारत और बड़ी नफरत थी इसकी आंखों में। मैं कैसे इन आंखों को भूल सकता था। हाँ, वही सुरमाई गहरी आंखें जिनमें आज भी एक बेबसी और हकारत भरी पड़ी थी। अपनी बेटी की जुनूनी मोहब्बत ने मुझे ये दिन दिखाया था। मैंने अपनी बेटी को यहाँ शादी करने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन जो कुछ मेरी बेटी ने मेरे इनकार पर किया था, बतौर बाप मैं मजबूर हो चुका था उस दहलीज पर आने के लिए। और जिस औरत ने दरवाजा खोला था, इसका चेहरा देखकर मुझे लगा मैं पत्थर का हो चुका हूँ। दिमाग में आंधियां चलने लगी थीं। मेरा माजी मेरे सामने एक इबरतनाक अंजाम लिए खड़ा था। आज भी इसकी आंखों में मेरे लिए बेतहाशा नफरत थी। वक्त ने कैसे उल्टे पहिए चलाए थे। मेरा माजी मेरे सामने किसी फिल्म की मानद चलने लगा था। मुझे आज भी याद था जब मैं 22 साल का था, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए खुद सिरी मेरे वजूद में खून की मानद गर्दिश करती थी। मेरा ज्यादातर वक्त कनाडा में ही गुजरा था। मैं इस बार पूरे 2 साल बाद पाकिस्तान वापस आया था। जिस उम्र के मैं हिस्से में था, सनफे नाजुक की जाने मुझे कशिश कुछ ज्यादा ही महसूस होती थी। मैंने कनाडा में कॉलेज यूनिवर्सिटी में कई अंग्रेज लड़कियों से दोस्ती कर रखी थी। मैं बेहद आजाद तबीयत का मालिक था। जिस माहौल से मैं वक्त गुजार कर यहाँ आया था, वहाँ सब कुछ था सवाए हया और पाकीज़गी के। अपनी जवानी की शुरुआत में मैंने कनाडा से ही की थी। मुझे शर्मो हया और औरत की इज्जत वगैरह सिखाया ही ना गया था। मैं इन चीजों से बिल्कुल नावाकिफ था। मेरे लिए औरत बस इतनी ही अहम थी जितनी इसमें कशिश महसूस हो सके। मेरी वालदा भी एक मॉडर्न खातून थी। मैंने अपनी माँ को कभी दुपट्टा पहने हुए भी नहीं देखा था। हर वक्त तैयार रहती या बाहर दोस्तों के साथ पार्टीज एंजॉय करती रहती या घर में गैदरिंग रख लेती। इनके सोशल सर्कल और फ्रेंड्स में सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी शामिल थे। हमारे घर एक शमा नामी खातून काम करने आती थी। एक बार मेरी वालदा ने मेरे कनाडा से वापस आने की खुशी में घर में एक दावत रखी। मेरे वालिदैन की अजीजो अकारिब भी खुली सोच के मालिक थे, इसलिए इनकी बेटियां किसी जल परियों की तरह लिबास जेब तन करके मेरे दिल को लुभाने आई थीं। मेरे लिए इनके तंग और चुस्त लिबास मुतवज्जा करने का इतना बायस नहीं बन रहे थे जितना वो चाहती थीं। शायद इसकी वजह ये थी कि मैंने औरत को ऐसे लिबास में बहुत बार देखा था। रही बात तो वो सब आई ही इसी मकसद के लिए थी कि मैं किसी दोशीज़ा पर दिल हार बैठूं और यूं इनमें से किसी एक की किस्मत जाग जाए। मगर यहाँ परवाह किसे थी। ऐसा हुस्न मैं कनाडा में टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके कचरे में फेंक दिया करता था। वही मैंने इस महफिल में एक ऐसी लड़की को देखा कि देखते ही मैं नजरें पलटना भूल गया था। चूड़ीदार पजामा, अनारकली फ्रॉक पर बड़ा दुपट्टा ओढ़े, लंबे बालों की चुटिया बांधे, सादगी में भी इस लड़की का हुस्न काबिले दीद लग रहा था। जिस चीज ने मुझे इस लड़की की तरफ मुतासिर किया वो इसके चेहरे पर छाई हया थी। वो कोल्ड ड्रिंक की ट्रे पकड़े सब मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही थी। मेरे हाथ में उस वक्त शराब का गिलास था। मैं नशे में चूर डगमगाते कदमों से इसके पास पहुंचा था, मगर उस लड़की ने मेरी तरफ एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा। मैंने इसकी ट्रे में रंग बिरंगी कोल्ड ड्रिंक्स देखकर कहा कि शराब नहीं है तुम्हारे पास? मैंने शराब लेनी है, जाओ मेरे लिए शराब लेकर आओ। मेरा लहजा नशे से चूर था। उस लड़की ने मेरी तरफ नजरें तो नहीं उठाई, लेकिन इसके चेहरे के तासुरात मेरी बात सुनकर बिगड़े थे। कहने लगी, बाबूजी, ये कनाडा नहीं है, ये पाकिस्तान है। यहाँ तो लोग ये मीठे शरबत, जूस और पेप्सी पीना ही पसंद करते हैं। मैंने कहा, तुम कौन हो? कहने लगी, शमा की बेटी। मैंने ये सुनकर बड़ी हकारत से इसे देखा था। वो मेरे घर की मुलाजमा की बेटी थी। मैंने कहा, नशा तो तुम्हारी आंखों में भी बहुत है, वही पिला दो, मुंह मांगे पैसे दूंगा तुम्हें। मेरी बात सुनकर उस लड़की का चेहरा तमतमाया था। इसने मुझसे कुछ ना कहा, लेकिन सामने रखी टेबल पर वो ट्रे रखी और गुस्से से वहां से चली गई।
उसके बाद मैंने उस लड़की को पूरी महफिल में बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आई। खैर, रात तो गुजर गई, लेकिन उस लड़की का चेहरा मेरी आंखों में समाकर रह गया था। मैंने सुबह होते ही नाश्ते की टेबल पर अपनी मुलाजमा शमा को बाआवाज बुलंद बुलाना शुरू कर दिया। वो किचन में बर्तन धो रही थी कि जब भागती हुई बदहवासी में किचन से बाहर निकली, मेरे पास आकर कहने लगी, जी साहब जी, कोई काम था? मैंने कहा, अपनी बेटी से कहो कि मेरे कमरे की सफाई करे। मेरी बात पर शमा के माथे पर तेवरी सी चढ़ी थी। कहने लगी, माफ करना साहब, मेरी बेटी घरों के काम काज नहीं करती बल्कि पढ़ती है। वो तो कल मेरे बहुत इसरार पर आ गई थी। मुझे कहाँ इनकार सुनने की आदत थी। मैंने धारते हुए से कहा कि अभी जाओ अपने घर और अपनी बेटी को लेकर आओ और इसे कहो कि मेरे कमरे की सफाई आज के बाद वही करेगी। मेरे ऐसे सख्त रवैये पर मेरी वालदा मुझ पर बरस पड़ी। कहने लगी, फाखिर ये क्या बदतमीजी है? जब वो लड़की कहीं काम नहीं करती तो यहाँ क्यों करेगी? मैंने कहा कि अगर वो काम नहीं करेगी तो शमा की भी छुट्टी करवाएं कि मुझे आज के बाद नजर ना आए। बहरहाल ऐसा पहली बार हुआ था कि मेरी वालदा ने मेरी बात पर इख्तलाफ किया था। अगले रोज शमा को अपने घर देखकर मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैंने शमा की बेटी को घर पर बुलाने के लिए ये तरीका आजमाया कि ऊपर चढ़ने वाले जीने पर पोचे का सर्फ वाला पानी गिराया था। उसी वक्त शमा बेध्यानी से सीढ़ियां उतर रही थी कि इसका पांव फिसल गया और बुरी तरह से मुड़ गया। वो सीढ़ियों से गिर गई। मैं सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़ा ये तमाशा देखकर मुस्कुरा रहा था। शमा बुरी तरह से तड़प तड़प कर रो रही थी। इसके पांव और कूल्हे की हड्डी टूट चुकी थी। मेरी वालदा ने मुलाजमीन और ड्राइवर के साथ इसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। जब तक वो हॉस्पिटल में जेरे इलाज थी, मजबूरन ही सही, लेकिन शमा की बेटी को काम पर आना पड़ा, क्योंकि शमा के इलाज के सारे पैसे मेरी माँ दे रही थी। शमा को अपने घर में देखकर मैं बहुत मसरूर था। वो किचन में बर्तन धो रही थी। जब मैं किचन में चला गया, मैंने कहा, छोड़ो ये काम और मेरा कमरा जाकर साफ करो। मेरा लहजा हद तक से भरा हुआ था। इसने कहा कि किचन का काम करके ही सफाई करूंगी। मुझे इसका इख्तलाफ बहुत बुरा लगा था। मैंने कहा, मैं मालिक हूं इस घर का, समझी, इसलिए जो कह रहा हूं वो करो। वो कहने लगी कि अगर मुझे कमरे की सफाई की जल्दी है तो दूसरी मुलाजमा से करवा लें। ये सुनना था कि मेरा पारा हाई हो गया। मैंने इसका बाजू पकड़ा और घसीटते हुए इसे अपने कमरे में ले आया। मैंने इसे अपने कमरे के फर्श पर धक्का दिया और मैंने कहा, एक मुलाजमा होकर किस बात की तुम में इतनी अकड़ है? तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने कि तुम मुझे इनकार करो? वो लड़की मेरे ऐसे रवैये पर कुछ घबरा सी गई थी। इसने झाड़ू पकड़ा और सफाई शुरू कर दी। वो बहुत जल्दबाजी में काम कर रही थी कि जब मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इसने फौरन पलटकर मेरी जानिब देखा। चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं। कहने लगी, साहब जी, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मैं माथे पर बल डाले शैतानी मुस्कुराहट से जाए इसके करीब आया और बोला, खामोशी से काम करो और जो मैं कहूं वो करोगी तो माला माल कर दूंगा। मेरे लहजे की बेबाकी देखकर वो लर्जी थी। इसकी कपकपाहट में महसूस कर सकता था। वो सुर्ख लाल हो चुकी थी। मुझे गुस्से से देखकर कहने लगी, गरीब जरूर हूं साहब, मगर इज्जतदार और गैरतमंद हूं। पैसों की इवज इज्जत बेचने वालियां आपको हजारों क्या लाखों मिल जाएंगी, लेकिन खबरदार जो मेरे बारे में ऐसा सोचा भी। वो उंगली उठाकर तनबिया करती मेरी अना पर वार करके वहां से जाने लगी। फौरन झाड़ू वहीं पटखा और कमरे से बाहर जाने लगी। मेरा तो गुस्सा दिमाग पर हावी हो चुका था। मैंने अगले ही पल इसे दबोच कर बिस्तर पर पटखा। वो मजम्मत करती रही, मदद के लिए पुकारती रही, मगर सुनता कौन? हमारे यहाँ के सारे कमरे तो साउंड प्रूफ थे। वो रोती सिसकती मेरा चेहरा नोचती रही। जब कुछ ना बन पड़ा तो मेरे माँ बाप के वास्ते कस्में देने लगी, मगर मैं इसे दागदार करके ही रहा था। अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद किसी कचरे की तरह मैंने इसे बालों से दबोचा और कमरे से बाहर फेंक दिया। वो किसी मोमी गुड़िया की तरह बेजान सी मुंह के बल बाहर गिरी थी। मैं दरवाजा बंद कर चुका था। ये मंजर नौकरानियों ने अपनी आंखों से देखा। शमा की बेटी सकते की हालत में थी, यूं ही फर्श पर गिरी रही। जब दूसरी मुलाजमा इसके करीब आई और इसे उठाने लगी, इसे वहां से ले गई, मुंह पर पानी का छिड़काव किया। जब हवास बहाल हुए और ये अंदाजा हो गया कि सब हकीकत था, कोई ख्वाब ना था, तो धाड़े मार मार कर रोने लगी। इसके रोने की आवाज मुझे कमरे तक आ रही थी और मैं उतने ही बुलंद आवाज में कहके लगाकर हंस रहा था। सिगरेट के कश लगाकर धुआं हवा की नजर करके खुद को तस्कीन बख्श रहा था। अब दिखाए ना अकड़, बड़ी आई इज्जत इज्जत करने वाली। मेरी माँ अपनी सहेलियों के साथ गई थी। जब वापस लौटी तो गाड़ी की आवाज सुनकर मैं भी लाउंज में चला आया।
मेरी माँ अभी एसी ऑन करके नींद दराज हुई थी कि मैं इनके पास पहुंचा। ऐन वक्त पर शमा की बेटी वहां बारिद हुई थी। मैंने को चाट नजर इस पर डाली। बिखरे बाल और गालों पर मेरे थप्पड़ों के निशान वाजिया थे। इसके कपड़े फटे थे। इसने दूसरी मुलाजमा की चादर से खुद को सरता पैर ढक रखा था। आंखों में नफरत के शोले लिए वो चलती हुई मेरी माँ के करीब आई थी। एक पल को तो मेरी भी हवाइयां उड़ी थीं। मुझे दिल ही दिल में बेचैनी सी होने लगी। अगर इसने मेरी माँ को सच बता दिया तो न जाने मेरी माँ का क्या रद्द अमल होगा। मेरी माँ ने जब इसे बिखरी हुई हालत में देखा तो फौरन सीधी होकर बैठी और कहने लगी कि तुमने अपना क्या हुलिया बनाया हुआ है, क्या हुआ है तुम्हें। शमा की बेटी रोते हुए मेरी माँ के पास आई और फर्श पर गिरकर रोने लगी। वो सिसक सिसक कर रो रही थी। इसकी आंखों में गुस्सा और हकारत भी था, मगर इसके बावजूद वो रोते हुए मेरी माँ से कहने लगी कि आपका बेटा इंसान नहीं दरिंदा है। मैं यहाँ पर अपनी माँ की जगह काम करने आई थी ताकि आपके एहसानों का बदला चुका सकूं, मगर आपका बेटा तो भेड़िया निकला। मौका देखते ही इसने मेरी इज्जत पर हाथ डाल दिया। मेरी माँ ने जब ये सुना तो अंगारा उगलती नजरों से मेरी जानिब देखने लगी। मैं बुखलाकर 2 कदम पीछे हटा था, मगर अगले ही पल खुद को संभाल कर कहने लगा कि माँ, ये लड़की झूठ बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं हुआ जो ये कह रही है। भला मैं और एक नौकरानी की बेटी। मेरी माँ ने अगले ही पल शमा की बेटी के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया। वो जो पहले ही फर्श पर बैठी थी, थप्पड़ लगने से इसका मुंह मेज के कोने से जा लगा। होंठ फट चुके थे। मेरी माँ कहने लगी, औकात देखी है अपनी, क्या है तुम में, सिर्फ ये सफेद चमड़ी। सब बहाने जानती हूँ मैं तुम लोगों के। 2 टके का म्यार है तुम लोगों का, और समझती हो कि ऐसा करके तुम्हें या तो बड़ी रकम दे दी जाएगी या मैं तुम्हें बहू बना लूंगी। दफा हो जो मेरे घर से, दोबारा यहाँ नजर ना आना। शमा की बेटी रोते हुए नौकरानियों से पूछने लगी, मगर वो भी सर झुका गईं। वो तो चश्मे दीद गवाह थीं, मगर जानती थीं सच बोला तो नौकरी हाथ से जाएगी। मेरी माँ ने शमा का खर्च भी रोक दिया और इसकी बेटी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। कितनी ही देर टेरेस पर खड़ा मैं देखता रहा। वो सड़क किनारे बैठकर रोती रही और फिर वहां से उठकर चली गई। मैं ऐसे हादसे याद नहीं रखता था। 1 डेढ़ माह गुजरा तो शमा अपनी माँ के साथ दोबारा हमारे दरवाजे पर आई। रो रो कर मेरी माँ के आगे हाथ जोड़कर बोली, आपके बेटे ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये हमला हो चुकी है। अब बताएं मैं क्या करूं। उस वक्त मेरी माँ की कुछ सहेलियां भी वहां मौजूद थीं। माँ का पारा हाई हो गया। उसी पल सबके सामने शमा और इसकी बेटी पर वो इल्जाम लगाए कि बेचारी सर उठाने के काबिल ना रही। दोनों माँ बेटी को बदचलन और बदकिरदार कहकर निकाल दिया। मैं भी खुश था कि अब अगर गैरत हुई तो दोबारा यहाँ नहीं आएंगी। अलबत्ता जाते हुए जो हकारत और बेबसी मैंने शमा की बेटी की सुरमाई आंखों में देखी थी, एक पल को मैं बुखलाया जरूर था। मेरी माँ ने नौकरानियों को पैसे देकर ये खबर शमा के पूरे गांव में फैला दी कि वो दोनों माँ बेटियां जिस्म फरोशी का काम करती हैं, पैसों की खातिर मालकों को फंसाती हैं और फिर ऐसे गंदे इल्जाम लगाती हैं। ये खबर आग की तरह गांव में फैली थी। सभी उन दोनों से नफरत करने लगे और ताने देने लगे। कुछ हफ्तों बाद ये खबर मिली कि शमा के दिमाग की नस फट गई है और वो मर गई है, जबकि इसकी बेटी माँ की मौत की खबर सुनकर पागल हो गई है। मुझे जब पता चला तो सफाक दिली का ये आलम था कि मैं हंस हंस कर दोरा हो गया। मैं इतना हंसा कि आंखों में आंसू आ गए। मेरी अना तकब्बुर अरूज पर था। यही तो अंजाम होता है जब कोई फाखिर चौधरी की बात नहीं मानता। उसी माह मैं वापस कनाडा चला गया और वहीं पर अब्बू के कारोबार को मजीद बढ़ाने लगा। वहीं पर एक लड़की से शादी भी कर ली जो कि मुसलमान थी मगर कनाडा की ही रिहायशी थी। मैं अपना माजी बिल्कुल भूल चुका था। मेरी तो जिंदगी ही अब मेरी बीवी और ये कारोबार था। मैं अक्सर पाकिस्तान में भी चक्कर लगाता रहता। मेरी बीवी धीरे धीरे कनाडा के माहौल से उकताने लगी थी। वो कहने लगी कि वो कुछ साल पाकिस्तान में रहकर गुजारना चाहती है। मुझे भी कोई मसला नहीं था। वो वापस पाकिस्तान आ गई और यूं सिलसिला चलता रहा। मैं एक बेटी का बाप बन चुका था जो मुझे मेरी जान से भी बढ़कर अजीज थी। मैं इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता, कभी इस पर रोक टोक ना की थी। धीरे धीरे वो बड़ी होती गई। वो अक्सर अपनी दादी से मिलने के लिए पाकिस्तान जाती रहती। इसने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन ले लिया और कहने लगी कि आगे की पढ़ाई वहीं रहकर करेगी। मैं तो हैरान था कि लोग पढ़ाई के लिए कनाडा आ रहे थे, जबकि मेरी बीवी और बेटी तो यहाँ के माहौल से उकताकर पाकिस्तान में रहने को तरजीह दे रहे थे। खैर, मुझे इसकी परवाह न थी। मैं भी महीने में अक्सर पाकिस्तान आता रहता था और फैमिली के साथ मिलकर खूब हल्ला गुल्ला करता। मेरे दिमाग में माजी की हल्की सी भी झलक बाकी ना थी।
मेरी शादी को 20 साल गुजर चुके थे। उस रोज मेरी और मेरी बीवी की शादी की सालगिरह थी, जब मेरी बेटी ने मुझे तोहफा दिया और फिर मेरे पास आकर कहने लगी कि बाबा, मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई है और मैं चाहती हूँ कि इससे शादी कर लूं। मैंने जब इसकी जानिब देखा तो हैरत का झटका लगा। मैं कोई तंग नजर बाप ना था, बल्कि अपनी बेटी को खुली आजादी दे रखी थी। वो जिसे चाहे दोस्ती करे और मोहब्बत की शादी करने की भी इजाजत दे रखी थी। मगर पाकिस्तान के लड़के के साथ मुझे कुछ अच्छा न लगा। मैंने इसे अपने कई अमीर कबीर दोस्तों के बेटों के नाम लिए कि क्या तुम इनमें से किसी के बेटे से शादी करना चाहती हो, तो वो फौरन नाम में सर हिला गई। कहने लगी, नहीं बाबा, वो लड़का तो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, बहुत ही अच्छा और काबिल है, हर बार यूनिवर्सिटी में वही टॉप करता है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। मैंने जब इसके बैकग्राउंड के बारे में पूछा तो मेरी बेटी कहने लगी कि इसके अब्बू वफात पा चुके हैं, इसकी अम्मी ने ही इसे परवान चढ़ाया है। मैंने ये सुना तो फौरन मना कर दिया और बोला, मैं कभी भी तुम्हारी शादी ऐसे लड़के से नहीं करवा सकता जिसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता ही ना हो। मेरी बेटी तो नाराज हो चुकी थी। आज तक मैंने कभी इसकी बात पर ना नहीं की थी। वो लड़का पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छी जॉब भी करता था। इसकी माँ अस्पताल में नर्स थी, मगर इसके बावजूद मुझे तसल्ली ना हो रही थी। वो कहने लगी कि एक दफा इनसे मिल तो लें, मगर मैंने पहली बार बेटी को सख्ती से मना कर दिया कि मेरा यहाँ पर एक सोशल सर्कल है, लोग मुझे जानते हैं और मैं अपनी चांद सी बेटी को कभी भी किसी ऐरे गैरे को नहीं सौंप सकता। मेरी बेटी ने जब ये सुना तो जिद पर अड़ गई, कमरे में बंद हो गई। इसके कमरे से मुसलसल तोड़ फोड़ की आवाजें आ रही थीं। मैं सारी रात इसके कमरे के बाहर बैठा दरवाजा खटखटाता रहा, इसे मनाता रहा, मगर इसकी रोने की आवाज बाहर तक आती रही। अगली सुबह जब इसने दरवाजा ना खोला तो मुझे परेशानी होने लगी। मैं जबरदस्ती दरवाजा तोड़वाकर जब अंदर दाखिल हुआ तो जो मंजर दिखाई दिया वो देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। मेरी बेटी ने अपनी कलाई काट ली थी और वो खून से लथपथ बिस्तर पर पड़ी थी। मेरे तो होश गुम हो चुके थे। मैंने फौरन इसे उठाया और अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने इसकी पट्टी की और इलाज शुरू किया। कहने लगे कि अगर आप और देर करते तो इनकी जिंदगी बचाना बहुत मुश्किल था। मेरी बेटी तो शायद दीवानों की तरह से उस लड़के पर आशिक हो चुकी थी। मजबूरन मुझे मानना पड़ा और बोला कि मैं जरूर तुम्हारी शादी उसी लड़के से करवाऊंगा। मेरी बेटी सुनकर खुश हो गई। मैंने इसे सरसरी से सवाल किया कि बेटी, क्या वो लड़का भी तुमसे इतना ही प्यार करता है जितना कि तुम करती हो? वो खामोश हो गई, फिर कहने लगी, ये तो मुझे नहीं पता, बस मुझे वो अच्छा लगता है तो लग गया। मैं दुनिया की हर शय इसके कदमों में रखकर सिर्फ इसका साथ मांगूंगी। मेरी मोहब्बत देखकर इसे भी मुझसे मोहब्बत हो ही जाएगी। बेटी का प्यार तो यकतरफा था। मैं सर पकड़कर रह गया, मगर इस जिद्दी खुदसर औलाद को कौन समझाता जो बिल्कुल अपने बाप जैसी ढीठ हर शय को हासिल करने वाली थी। जैसे ही उसकी तबीयत बहाल हुई तो हम रिश्ता लेकर उनके यहाँ चले गए। मेरी बेटी और बीवी भी मेरे साथ थे। दरवाजे की बेल बजाई तो एक खातून ने आकर दरवाजा खोला। जो ही दरवाजा खोला तो सामने खड़ी खातून की नजरों से मेरी नजरें टकराईं। एक पल को मैं सकते की कैफियत में गया था। मुझे लगा शायद मेरा दिल धड़कना भूल चुका है, या फिर काश उस वक्त जमीन फट जाती और मैं इसमें धंस जाता। ये तो शमा की बेटी थी। हाँ, वही शमा की बेटी जिसका नाम भी मुझे आज तक मालूम ना हो सका था। मैंने पूछने की जहमत भी ना की थी। वो मुझे अपने सामने खड़ा देखकर जरा भी ना चौंकी। वही हकारत और बेबसी से लबरेज आंखें जिनसे वो मुझे देख रही थी। मेरी बेटी आगे बढ़कर इसके गले लग गई और बोली, आंटी कैसी हैं आप? दिलावर कहाँ है? एक पल को माजी की झलकियां देखकर मैं 2 कदम पीछे हटा था। तुम? मेरी बीवी और बेटी घर के अंदर जा चुके थे। मैं दरवाजे पर ही खड़ा था कि तभी दिलावर बाहर आया। मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ा था। वही सुरमाई आंखों वाला, मगर कद काठ और अंदाज मुझ जैसा। मैं बाल नोच कर चिल्लाने लगा। मेरी बेटी जो दिलावर के गले मिलने के इरादे से इसके करीब जाने लगी थी, मैंने फौरन इसे झटक कर दूर किया और चीख चीख कर रोने लगा। शमा की बेटी बेतासुर चेहरे के साथ खड़ी थी। बाकी सबकी आंखों में हैरत थी। मैं इसके पास गया और बोला, ये दिलावर कौन है? कह दो कि जो मैं सोच रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है। तो तुमने शादी कर ली थी ना? ये किसी और का बेटा है ना? मैं पागल हो चुका था जब इसने हकारत भरे लहजे में कहा, फाखिर चौधरी, ये दिलावर तुम्हारा ही खून है जिसे दुनिया नाजायज का खिताब देती है।
मेरी बीवी, मेरी बेटी, दिलावर एक पल को सभी सांस लेना भूल चुके थे। जब शमा की बेटी चीख चीख कर हकीकत सबको बता रही थी, मेरी बेटी ने एक नजर दिलावर को देखा, हवास बाख्ता होकर घर से दौड़ी। मेरी बीवी अलग सदमे का शिकार थी, जबकि दिलावर अपनी मां को संभाले खड़ा मुझे हकारत से देख रहा था। ये क्या हो चुका था? मैं रो रो कर माफी मांगने लगा, मगर शमा की बेटी ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। दिलावर मेरा बेटा था, मगर सब तबाह हो चुका था। सारा दिन मेरी बेटी लापता रही। फिर खबर मिली कि इसकी गाड़ी बुरी तरह मुतासिर सड़क किनारे मिली है। मेरी बच्ची, मेरी जान, ये सदमा, ये गुनाह बर्दाश्त ही ना कर सकी कि लाइल्मी में अपने ही बाप की नाजायज औलाद के साथ मोहब्बत कर बैठी। मेरी बीवी मुझे छोड़कर कनाडा चली गई। खुला का नोटिस भिजवा दिया। मैं तन्हा इस मकाफाते अमल पर खुद को नोचता रह गया। सब बर्बाद हो चुका था, सब। शमा की बेटी पागल नहीं हुई थी, बस सदमे से दो चार थी। इसने बच्चा भी नहीं गिराया था, बल्कि गांव छोड़कर शहर चली आई। पढ़ाई भी जारी रखी, नौकरी भी की और मुश्किलात से लड़कर बेटे को जवान किया, जबकि मैं आज हर एक आंसू का बदला भुगत रहा था। ये दौलत, जायदाद सब बेमायनी लग रहा था। मैंने कागजात तैयार करवाए और सारी जायदाद दिलावर के नाम करके वापस कनाडा चला गया। शमा की बेटी से नजरें मिलाना मेरे बस की बात ना थी। मैं इसके सामने जाकर इसे तकलीफ नहीं देना चाहता था, बस अब मौत का इंतजार था।